नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भाभी हॉरर स्टोरी पर दिल से स्वागत है। हमारी हर कहानी आपको एक रहस्यमय दुनिया का सफर कराकर बिल्कुल रोमांचित कर देगी। दोस्तों, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के संग घटित काफी भयभीत करने वाली घटना का जिक्र आपके संग करने वाला हूँ। जब आधी रात को सुनसान जगह पर उस ट्रक ड्राइवर का सामना दो चुड़ैल से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप ना केवल हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे बल्कि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचेगी, जिससे आप भरपूर मजा उठा पाएंगे। आपका हर लाइक और कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायक है, इसलिए आप अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार मैं अपनी कहानी में आपके शहर या गांव के नाम को भी शामिल करूं। आइए दोस्तों, अब आपका और समय न लेते हुए मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बाबा रमन और मेरी उम्र है 60 साल और दिल्ली हाई रोड के किनारे मेरा एक बड़ा सा ढाबा है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। दोस्तों, 30 साल पहले मेरा यह ढाबा नहीं था, बल्कि 30 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था और उस वक्त मैं भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। इसलिए मैं रात बिरात कभी भी निडर होकर ट्रक चलाया करता था। मगर जब खुद मेरे संग कई भयानक घटनाएं घटी तो मुझे भी भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार तो मैं मरते मरते बचा और तभी से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया और उसी ट्रक को बेचकर मैंने एक ढाबा खोल लिया। दोस्तों, मेरे ढाबे में आने वाले कई ट्रक ड्राइवर अपने साथ घटित कई भयानक घटनाओं का जिक्र मेरे साथ कर चुके हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना का जिक्र आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, यह घटना जिस ट्रक ड्राइवर के संग घटी थी उसका नाम है अजीत सिंह। तो आइए दोस्तों, जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं और इन 20 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक ट्रक ड्राइवर होना बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। पहाड़ों के घुमावदार अंधेरी सड़कों में ट्रक चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा होता है। एक छोटी सी गलती भी ट्रक ड्राइवर के जान को खतरे में डाल सकता है। मगर सिर्फ यही खतरे नहीं है जिसका डर सड़कों में रहता है, बल्कि सड़कों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी करते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना की कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें मेरे और मेरे सहकर्मी की जान हलक में आकर फंस गई थी। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एकदम सच्ची घटना के बारे में है। मैं पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस घटना के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। यह घटना 2015 की है, जब मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में माल डिलीवरी देकर खाली ट्रक लेकर वहां से लौट रहा था और मुझे वापस टीकमगढ़ जाना था। क्योंकि माल डिलीवरी करते करते जबलपुर में ही शाम हो चुका था और खाना खाकर विश्राम करते करते रात 10 बज चुके थे। चूँकि
आगामी काल एक अर्जेंट डिलीवरी में जाना था, इसलिए मालिक ने मुझे हर हाल में रात को ही लौटने के लिए कह दिया था। इसलिए मैं रात को 10:30 बजे ही जबलपुर से खाली ट्रक लेकर निकल चुका था। मेरे संग मेरा खलासी राजू भी था। मैं और राजू दोनों मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे, मगर हमें ट्रक लेकर दूर दूर जाना पड़ता था, जैसा कि सभी ट्रकर्स को करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रात अमावस की रात थी और ठंड का मौसम भी चल रहा था। पूरा चांद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे रात बहुत भयानक लग रही थी। ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात को भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इत्यादि कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद यानी रात 11:30 बजे हमारी ट्रक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां रोड के दोनों ओर विराट जंगल थे। उस रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी ही कभी कभार नजर आ रही थी। अमावस की रात होने के कारण रात तो भयानक थी ही, ऊपर से सियार और उल्लू की आवाज उसे और भी भयानक बना रही थी। कुल मिलाकर दृश्य बड़ा डरावना था, मगर इन बातों से हम दोनों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही भूत प्रेतों पर जरा भी यकीन नहीं करते थे। इसलिए डरावना दृश्य होने के बावजूद भी मैं ट्रक को सरपट दौड़ाते चला जा रहा था। मैं कई बार रात को इस रास्ते से ट्रक लेकर गुजर चुका था, मगर कभी भी अमावस की रात नहीं पड़ी थी। मगर आज अमावस की रात थी। अचानक राजू बोल उठा, उस्ताद मुझे बड़ी जोरों की सुसु लगी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकिए ना। मैं बोला, साले देख रहा है कितना घना जंगल है, थोड़ा सा रुक जा, जंगल क्रॉस होने ही वाला है। राजू बोला, उस्ताद बड़ी जोरों की लगी है, नहीं रोकोगे तो गाड़ी नहीं हो जाएगी। मैं बोला, साले इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सफर में ज़्यादा पानी मत पिया कर। फिर मैं बोला, ठीक है मैं गाड़ी रोकता हूँ, मगर 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, बोल देता हूँ। वह बोला, ठीक है उस्ताद, नहीं होगा। फिर मैंने किनारे करके गाड़ी रोक दी और राजू गेट खोलकर नीचे कूदा और सुसु करने लगा, मगर उसे जंगल के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वह ध्यान देकर सुना तो वह किसी लड़की की रोने की आवाज़ थी, जो बिल्कुल पास से ही आ रही थी। वह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इतनी रात को कोई लड़की क्यों रो रही है। इसलिए उसने अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाया और आवाज की ओर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की उकू बैठी है और अपने चेहरे को अपनी बाहों में छिपाकर सुबक सुबक कर रो रही है। ऐसा देखकर वह बिल्कुल हैरान था। इधर 2 मिनट की जगह 10 मिनट हो चुके थे, मगर राजू अभी तक नहीं आया था। इसलिए मैंने आवाज लगाई, क्या बे राजू, साले रावण की मुताई मुत रहा है क्या? मगर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी बार मैंने जोर से चिल्लाया, अबे राजू कहाँ मर गया साले? मगर इस बार भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद भी मैंने कई बार आवाज लगाई पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मुझे चिंता होने लगी कि आखिर राजू कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वह तो ट्रक के पास में ही सुसु कर रहा था। इसलिए मैं गाड़ी के हेडलाइट एवं इंडिकेटर को जलते छोड़कर दोनों दरवाजे को बंद किया और टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे उतरा। मगर मैं हैरान था कि वहां ट्रक के चारों तरफ राजू कहीं भी नहीं था। अब मुझे बहुत चिंता होने लगी कि कहीं उसे कोई जानवर तो नहीं उठाकर ले गया।
मन में ऐसा विचार आते ही मैं अंदर तक कांप उठा। एक तो डरावनी रात, दूसरी वीरान रास्ता। मैं मदद के लिए पुकारता भी तो किसे पुकारता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं निराशा के दलदल में घिरते चला जा रहा था। तभी मैंने जंगल के उस ओर सीधे टॉर्च मारा जिस ओर राजू ट्रक से उतरा था, और तभी मुझे कुछ दूरी पर एक मानव आकृति दिखाई दिया। मैं उस आकृति की ओर बढ़ता चला गया। मैं उस आकृति को देखकर चौंक गया, क्योंकि वह मेरा राजू था। मैं उसे देखकर चिल्लाने लगा, क्यों बे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? राजू अपने होठों पर अंगुली रखते हुए धीरे से बोला, उस्ताद सामने देखो कौन है। मैं सामने देखा। पेड़ के नीचे एक लड़की उकड़ू बैठी हुई अपनी बाहों से अपने मुंह को छिपाते हुए सुबक सुबक कर रो रही थी। मैं राजू से बोला, जाकर बात कर, हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। राजू बोला, मुझे डर लगता है उस्ताद, कहीं वह चुड़ैल हुई तो। मैं बोला, अबे साले, चुड़ैल के पैर तो उल्टे होते हैं, देख इसका पैर तो सीधा है। फिर राजू लड़की के पास गया और बोला, बहन जी आप क्यों रो रही हैं, आपको कहाँ जाना है? राजू की बात सुनकर वह लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह लगभग 22 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। अंधेरा में भी उसका चेहरा चमक रहा था। वह बोली, मैं अपना गांव जा रही थी मगर जंगल में रास्ता भटक गई। राजू बोला, बहन जी हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ी रोड पर खड़ी है और हम लोगों को भी उसी ओर जाना है जिस ओर आप अपने गांव का इशारा कर रही हैं। अगर आप चाहें तो हमारे संग आ सकती हैं, हम लोग आपको आपके गांव के पास छोड़ देंगे। लड़की मुस्कुराई और बोली, वह तो ठीक है भाई साहब, फिर भी मुझे डर लगता है। राजू बोला, किस बात का डर? वह बोली, अगर आप लोग रास्ते में मेरे साथ कुछ करेंगे तो मैं किसको पुकारूंगी? राजू बोला, बहन जी इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। राजू के आश्वासन पर लड़की हमारे संग चलने को राजी हो गई और हमारे पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में आते समय राजू ने लड़की से पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? लड़की बोली, जी भाई साहब मेरा नाम है चित्रलेखा। राजू बोला, वाह क्या सुंदर नाम है आपका। लड़की बोली, शुक्रिया सर जी। दोस्तों हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत को उठाकर अपने संग ला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के संग आगे जो होने वाला था उसे जानकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। ट्रक के पास पहुंचने पर लड़की हमारे संग कैबिन में बैठने से इनकार कर दी, इसलिए हमें उस लड़की को ट्रक के कंटेनर में बैठाना पड़ा। अभी हमारा ट्रक कुछ ही दूर चला था कि राजू बोला, उस्ताद माल तो बड़ा पटाखा है उस्ताद, कसम से बोलता हूँ, साला इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं उस्ताद, मेरा तो उस पर दिल आ गया उस्ताद। मैं बोला, साला चुप बैठ, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? राजू बोला, जरा सोच कर देखो उस्ताद, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है उस्ताद। इस वीरान रास्ते में उसे कौन बचाने आएगा, और यहाँ कौन सा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसमें दोस्त तो सरासर उस लड़की की है जो इतनी खूबसूरत होते हुए उसे क्या जरूरत थी आधी रात को अपने घर से निकलने की। फिर राजू बोला, उस्ताद यह लड़की नहीं है उस्ताद, यह एक अनार की कली है, मगर उस्ताद तुम मेरे गुरु हो उस्ताद, इसलिए इस अनार कली पर पहला हक तुम्हारा बनता है उस्ताद, उसके बाद ही मेरा। राजू की बात सुनते सुनते आखिरकार उसके बहकावे में मैं भी आ चुका था। लड़की के मामले में हमेशा राजू का दिमाग हमसे आगे चलता था। अब उस अनारकली
का मजा लेने के लिए मेरा भी दिल मचलने लगा था। इसलिए मैंने किनारे करके गाड़ी रोक दी और केबिन में बनी छोटी सी खिड़की के स्लाइडर को सरका कर देखा तो लड़की कंटेनर में बैठी मुस्कुरा रही थी और काफी खूबसूरत दिख रही थी। हमने गाड़ी के हेडलाइट और इंडिकेटर को जलते छोड़कर दोनों दरवाजे को बंद किया और टॉर्च लेकर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। मैंने राजू से कहा, जा कंटेनर से लड़की को नीचे उतार के ले आ। लड़की को नीचे उतारने के लिए राजू कंटेनर में उठा और बोला, उस्ताद लड़की तो यहाँ नहीं है। मैं बोला, ठीक से देख साले, वही होगी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट पहले ही मैंने उसे कंटेनर में बैठे देखा था। राजू बोला, उस्ताद मैंने ठीक से देख लिया है, वह लड़की यहाँ कहीं भी नहीं है। राजू कंटेनर से उतर चुका था। हम दोनों बिल्कुल हैरान थे कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। फिर मैंने राजू से कहा, राजू मुझे लगता है कि हम दोनों की बात को वह साली सुन ली होगी, इसलिए गाड़ी रोकते ही वह गाड़ी से कूदकर भाग गई होगी। फिर मैंने देखा वहाँ रोड के एक तरफ नदी थी और एक तरफ जंगल था और वहीं से एक पगडंडी दिख रही थी जो जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने कहा, राजू हो न हो वह लड़की इसी रास्ते से जंगल में भागी होगी और ज्यादा दूर गई भी नहीं होगी। चल पकड़ कर लाते हैं साली को। हम दोनों के ऊपर वासना का ऐसा भूत सवार हो चुका था कि किसी भी कीमत पर हम लोग उस लड़की को पाना चाहते थे। हम लोग उस पगडंडी पर थोड़े ही दूर चले थे कि जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों हक्का बक्का रह गए, क्योंकि हमारे सामने एक 10 साल का लड़का इधर उधर दौड़ रहा था, मानो वह वहाँ फुटबॉल खेल रहा हो। अजीब बात थी, क्योंकि एक तो डरावनी रात और ऊपर से घना जंगल। हम लोग बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि आधी रात को इस भयानक जंगल में वह भी बिना डर के एक छोटा सा बच्चा कैसे खेल सकता है। हमें देखकर वह बच्चा रुक गया। मैंने उस बच्चे से कहा, अबे 1.5 फुटिए, इतनी रात गए तो इस जंगल में क्या कर रहा है बे? उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने अपने बाएं हाथ को उठाकर एक पेड़ की ओर इशारा किया। मैंने उस पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली और जो हम लोगों ने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अपने आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने देखा कि वही लड़की चित्रलेखा उस पेड़ की एक डाल पर बैठकर गाना गुनगुना रही थी, मगर उसकी पीठ हमारी ओर थी, इसलिए उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे लिए हैरानी की बात थी कि वह मोटा सा पेड़ पूरा गोल और सपाट था, जिस पर चढ़ने का कोई साधन भी नहीं था, और इसके बावजूद वह लड़की उस पेड़ पर आखिर चढ़ी तो चढ़ी कैसे, वह भी इतनी जल्दी। चलो यहाँ तक भी हम लोगों ने मान लिया कि हो सकता है कि उस लड़की को पेड़ पर चढ़ने का कोई विशेष कला आती हो, क्योंकि हम दोनों को तो भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि पर जरा भी यकीन था ही नहीं। मगर उसके अगले पल जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आप रात को इस कहानी को सुन रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप बहुत डरने वाले हैं। उस लड़की को पाने के लिए मुझसे भी ज्यादा दीवाना राजू था। वह लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। अचानक राजू उस लड़की से बोला, क्या हुआ चित्रलेखा, तुम्हें अपने गांव नहीं जाना है? राजू की बात सुनते ही वह लड़की अचानक पेड़ से नीचे कूद गई और उसने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। वह ऐसा कर ही रही थी
कि अचानक हमारी नजरें उनके पैरों पर पड़ी। उनके पैरों को देखकर हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों के पैर बिल्कुल उल्टे थे। इसके आगे कि हम लोग कुछ और समझ पाते, अचानक उनके चेहरे भी बदलने लगे। अब वह अपना असली रूप में आ चुकी थी, यानी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके लंबे लंबे दांत थे और मुख से खून भी टपक रहा था। चेहरा पूरा काला और भयानक दिख रहा था। उन दोनों की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह दो गड्ढे थे जिससे छोटी टुन्नी बल्ब की रोशनी आ रही थी। उसके हाथ के नाखून भी लंबे थे। ऐसा दृश्य मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा था। वह चुड़ैल एक चीते की तरह अपने मुंह को फाड़कर हम दोनों के ऊपर गुर्राई। मैं बोला, अबे राजू भाग साला, यह तो चुड़ैल है। फिर हम दोनों अपनी ट्रक की ओर भागने लगे, मगर वे दोनों चुड़ैल भी हमारे पीछे पीछे भागे आ रहे थे। इसके पहले कि हम दोनों ट्रक के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस पाते, वह चुड़ैल राजू को पकड़ ली और वह बच्चा मेरे कंधे पर चढ़ गया और मेरे सर को तबले जैसा बजाने लगा। ठंडे का मौसम होने के बावजूद हमारे सर पर पसीने आ रहे थे। हम लोग समझ चुके थे कि अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस वीरान जंगल में हम लोग मदद के लिए पुकारते भी तो किसको। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वह लड़की वाली चुड़ैल घिनजानी आवाज में राजू से बोली, साला बहन जी बोलकर इज्जत लेना चाहता था, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। इतना बोलकर वह राजू के गले में अपने लंबे दांत को चुभाने ही वाली थी कि मेरा मोबाइल बज उठा, जिसके रिंग टोन में हनुमान चालीसा बजने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर। मैंने अपने मोबाइल के रिंग टोन में हनुमान चालीसा लगा कर रखा था। हनुमान चालीसा बजते ही दोनों चुड़ैल हमसे दूर हट गए और अपने अपने हाथों से अपने कान को बंद करते हुए चिल्लाने लगे, इसे बंद करो, इसे बंद करो। तब तक मैं समझ चुका था कि इन चुड़ैलों को हनुमान चालीसा से परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने फोन को रिसीव नहीं किया और हनुमान चालीसा को बजने दिया। इस तरह कॉल पर कॉल आ रहा था और हनुमान चालीसा बजते ही जा रहा था। कॉल हमारे मालिक का था। शायद वे कंफर्म होना चाहते थे कि हम लोग रात को लौट रहे हैं कि नहीं। तब तक राजू भी अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा को बजाने लगा। अब तो दोनों चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसे बंद करो, इसे बंद करो, नहीं तो मेरे कान फट जाएंगे। लगता है हनुमान चालीसा की आवाज को उसके कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे दोनों उल्टा उसी जंगल में भागने लगे। हम दोनों मरते मरते बचे थे। हम दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हनुमान। फिर हम लोग ट्रक में उठे और ट्रक के केबिन में भी हनुमान चालीसा बजा दिया और फुल स्पीड में गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। आधे घंटे के बाद जंगल की सीमा खत्म हो चुकी थी, मगर जब तक हम लोग जंगल से गुजर रहे थे तब तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं, मगर जंगल खत्म होते ही वैसा एहसास होना भी खत्म हो चुका था। रात 2:30 बजे तक हम लोग दामोह पहुंच चुके थे, मगर टीकमगढ़ पहुंचने के लिए अभी भी 4-5 घंटे का सफर बाकी था। इसलिए हमने एक बड़ा सा ढाबा देखकर गाड़ी वहीं रोक दी। हमें परेशान देखकर ढाबे के मालिक ने जब हमसे पूछा तो हमने पूरी घटना शुरू से अंत तक उसे बता दिया। ढाबे के मालिक ने कहा, भाग मनाओ कि ऐन मौके पर तुम्हारे मोबाइल में हनुमान चालीसा बजने लगा, वरना आज तुम दोनों जिंदा नहीं बचे, क्योंकि बहन जी बोलकर तुम दोनों उसका इज्जत लूटने वाले थे, जो बहुत बड़ा गुनाह था। हमारी बातों को और भी कई ट्रक ड्राइवर भी सुन रहे थे। फिर ढाबे के मालिक ने जो कहा उसे सुनकर तो हम लोग और भी हैरान हो गए। ढाबे के मालिक ने कहा, 1 साल पहले की घटना है। ये दोनों भाई बहन चित्रगुप्त और चित्रलेखा, जिसका घर
जंगल के पास में ही एक गांव में था, जो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से दोपहर को अपना घर लौट रहे थे और वे दोनों रोड के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक स्कॉर्पियो में सवार 4 युवक उनके सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उन्हें लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद स्कॉर्पियो को जंगल में घुसा देते हैं। फिर बारी बारी से चारों लड़के उसके भाई के सामने ही रेप करते हैं और उन्हें रोड पर लाकर छोड़ देते हैं। और जब वे दोनों भाई बहन जाने लगते हैं तो उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल कर मार डालते हैं और चारों वहां से भाग निकलते हैं। सुनसान रास्ता होने के कारण तो वहां सीसीटीवी कैमरा खराब होने के कारण पुलिस को कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है, जिसके वजह से वे चारों साफ बचकर निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। मगर उस घटना के 1 महीने के अंदर ही चारों लड़के ठीक उसी जगह पर रोड के किनारे उसी स्कॉर्पियो के अंदर मृत पाए जाते हैं। चारों के डेड बॉडी पर किसी बड़े जानवर के पंजे का निशान पाए जाते हैं और उन लोगों के गले पर लंबे लंबे दांत चुभने के निशान भी पाए गए थे। मगर पहली नजर में पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे कोई खून पीने वाला जानवर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा हो और उनके बदन का पूरा खून भी पी गया हो, क्योंकि चारों के डेड बॉडी पूरे पीले पड़ चुके थे। मगर पुलिस को हैरानी इस बात से थी कि अगर स्कॉर्पियो के चारों दरवाजे अंदर से जब लॉक थे तो कोई जानवर अंदर घुस कैसे सकता है। यह इंसिडेंट पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। बहुत मेहनत करने के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। यह इंसिडेंट एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह जाता अगर उन चारों लड़के के एक दोस्त ने थाने में आकर रिपोर्ट नहीं लिखाई होती। घटना के 1 महीने के बाद उन चारों लड़के के एक दोस्त ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उन चारों दोस्तों ने पूरी घटना A to Z उसके साथ शेयर की थी कि कैसे उन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था और कैसे वहां से बच निकले थे। और तभी लोगों को भी पता चला कि यह एक चुड़ैल का बदला था। ढाबे के मालिक की बात सुनकर तो मैं और राजू दोनों थर-थर कांप रहे थे। अपने मालिक को जब हमने बताया कि आपकी और हनुमान जी की वजह से हमारी जान बची है तो वे भी हैरान थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी ओर से यही सहयोग मेरे लिए बख्शीश होगा। और दोस्तों, मेरा भी आपसे एक वादा है कि इस कहानी में आप लोगों के जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी के नाम एवं स्थान का जिक्र मैं अगली कहानी में अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, शुक्रिया और धन्यवाद।